हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएससी स्टार्टर। मैं आपको इस वीडियो में क्लास 7th का मैथमेटिक्स का डीओई की तरफ से जो प्रैक्टिस पेपर इशू किया गया ना वो करवाने जा रहा हूँ। कोई बच्चा किसी भी स्कूल में पढ़ता ना, चाहे वो घर में पढ़ता हो प्राइवेट में पढ़ता हो, तभी इस वीडियो को देख सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग और सीबीएसई के अकॉर्डिंग ही ये पेपर वगैरह तैयार किए जाते हैं। तो आपके लिए काफ़ी अवेलेबल रहेगी वीडियो। ठीक है, आप किसी और स्टेट के तभी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला जो सेक्शन ए है, बिल्कुल एक बात बता दूं, 60 नंबर का और 2.5 घंटे का जो बच्चे दिल्ली के हैं ना, उनका सेम पेपर का पैटर्न ऐसे ही रहने वाला है। ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम है, ये हिंदी मीडियम है। ठीक है, मैथ्स में कोई इंग्लिश हिंदी का ज़्यादा मैटर नहीं करता, तो आप आराम से इसमें देखेंगे। बाकी अलग अलग सब्जेक्ट की हिंदी इंग्लिश की अलग अलग वीडियो आएगी। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है कि एक ठोस जिसका केवल एक शीर्ष होता है उसका नाम क्या है। बताओ, एक सॉलिड जिसका केवल एक वर्टेक्स होता है उसका नाम क्या है। देखो, अगर आपको कभी कंफ्यूजन हो भी जाए ना, तो एग्जाम में आप बना के देख लो। देखो, जो क्यूब है वो इस तरीके से होता है, आपको पता ही होगा। हाँ है ना, तो इसमें कितने वर्टेक्स हैं? देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। हाँ या ना? मैं पता है आपको एक्स्ट्रा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में क्यूब का पूछ ले वर्टेक्स फिर, तो आपको एक्स्ट्रा पता होना चाहिए। ऐसे ये लिखा है शंकु, शंकु को कोन बोलते हैं। ठीक है, तो कोन में होता है एक वर्टेक्स, तो हमें आंसर तो पता लग गया। देखो, खाली सैंपल पर हम करेंगे ना, फिर फायदा नहीं मिलेगा, इसके अंदर की एक्स्ट्रा चीजें भी करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया? कोन आ गया। सिलेंडर को कैसे बनाते हैं? इस तरीके से बनाते हैं, पता है ना आपको? हाँ है ना, इसमें कोई कोना होता है? नहीं होता। ये देखो पिरामिड, पिरामिड भी आपने इस तरीके से बनाया होगा, ऐसे करके, है ना? ठीक है, चलो अब सुनो मेरी बात। तो ये हमारा हो गया क्लियर, और कमेंट करके बताना पिरामिड में कितने वर्टेक्स होते हैं। ठीक है, अब ये पहले का सेकंड है, इसने बोला इसको सोल्व करो। देखो इधर कैसे क्वेश्चन है, और देखो जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं ना, आप वीडियो को रोक के खुद भी करना, फिर देखना आपको कितना आया। क्योंकि अगर आप सिर्फ कॉपी पेस्ट करेंगे ना, फिर फायदा नहीं होने वाला। और मेरा उद्देश्य बच्चों को यह है कि सिखाना कि बच्चे अच्छा बेस्ट कैसे करें। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन है, जिन्होंने कर लिया वो देखो, 1 की पावर 3 है, और जिनको नहीं आता तो देखेंगे। ठीक है ना, जो सीख रहे हैं, तो 1 की पावर 3 है ना, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। ठीक है, 2 की पावर 3 है, तो दो से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 8 आएगा। 3 की 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा। तो 27, 8 और 1 कितना होता है? इसको आप जोड़ दो तो कितना आएगा? 36 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर लगा हुआ है 1/2। यहां तक क्लियर हो गया? अब 36 किसका स्क्वायर होता है? अगर नहीं पता लग रहा तो ऐसे कर लो, 6 6 जा 36, तो 6 के ऊपर कितनी पावर आ गई? 2, और 1/2 है, तो यहाँ पर 1/2 लगा देंगे, तो 2 से 2 कट गया, तो 6 की पावर कितनी आ गई? 1, तो आंसर क्या आएगा? 6। क्लियर हो गया? अब कई बच्चों के मन में आएगा, सर आपने तो 6 लिख दिया यहाँ पर, सर अगर मैं कर रहा हूँ तो 2 से कर रहा हूँ मैं, 2 1 जा 2, ठीक है, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो सर मेरा तो ऐसा आ रहा है, तो मैं कैसे करूं? तो देखो, आपको क्या करना पड़ेगा, दो दो कितनी बार है? 2 बार है, और 3 3 कितनी बार है? 2 बार है, यानी कि 2 2 बार है, 3 2 बार है। जब पावर सेम होती है तो बेस की क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 6 की पावर 2 हो गई। तो देखो, फिर आपको 6 की पावर 2 लिखनी पड़ेगी। कुछ चीजें आपको शॉर्टकट पता होनी चाहिए। जैसे 36 है ना, वो किसका स्क्वायर होता है? 6 का होता है। आपको 1 से लेकर कम से कम 20 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। स्क्वायर यानी कि वर्ग। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 1 जा 1। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 2 जा 4। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 3 जा 9। ठीक है, इस तरीके से। तो इसका आंसर कितना आ गया? 6 आ गया। और आपको देखो एग्जाम में, जब आप पेपर में करोगे तो आपको एग्जाम में क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 1 डाल के पहला लिख के इसका आंसर लिख देना, फिर दूसरा लिख के इसका आंसर लिख देना। ठीक है, और अगर आपके पास जैसे लगता है कि आप ए भी लिखना चाहते हैं, तो जैसे पहले का अगर आपने खाली बी भी लिख के आ गया तब भी आपको नंबर पूरे मिलेंगे। और अगर आपने इसके आगे कौन भी लिख दिया, फिर आपने सेकंड का सी लिख दिया खाली, तब भी ठीक है। लेकिन आप कहते हो कि भाई मुझे पूरा श्योर हूं, तो मैं आंसर 6 लिख दूंगा। जैसे अगर आप इसमें श्योर नहीं है तो आपने अल्फाबेट लिख के आ गए, वैल्यू लिख दोगे तो फिर वही आंसर ही है। ठीक है ना, समझ में आ गई? अब उसके बाद देखो नेक्स्ट, पहले का थर्ड, ये कह रहा है वर्गाकार मेज के शीर्ष की भुजा की लंबाई ऐसा तो परिमाप का व्यंजक क्या होगा। देखो ध्यान से आराम से पढ़ना, क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एक स्क्वायर टेबल है, और अगर समझ नहीं आ रहा ना तो आप बना लो स्क्वायर टेबल। बना ली? अब इसने बोला है कि उसकी जो साइड है ना,
उसकी जो लेंथ है वो एस है, यानी कि ये एस है। आपको पता है स्क्वायर में सब साइड बराबर होती है। इसने बोला पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री का टोटल, ये बाउंड्री का टोटल पेरीमीटर कहलाता है। ठीक है, हिंदी में परिमाप। तो हमें वर्ग दे रखा था, बना लिया। आपको सारे वर्ग नहीं लग रहा, रेक्टेंगल लग रहा है। देखो रफ फिगर बनाई आती है, लेकिन आपके लिए दोबारा बना दी मैंने। ठीक है, ठीक है। तो ये चारों का जो टोटल है परिमाप कहलाता है। परिमाप किसे कहते हैं? बाउंड्री का टोटल। ठीक है, तो इसकी जगह अगर एग्जाम में लिख देगा ना फेंसिंग, तब भी परिमाप ही होता है वो। सुन रहे मेरी बात? तो यहां पर परिमाप फेंसिंग ही लिखा आता है ज्यादातर। ठीक है, तो आपको चारों को जोड़ देना। तो एस 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 कितना हो गया? 1 2 3 4, 4 एस आ गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको? तो आंसर क्या आ गया इसका? 4S। ठीक है, तो ये थर्ड का आंसर क्या है? सी। अब कोई बच्चे कहे सर जैसे मैं एक आंसर लिख रहा हूँ फिर सोल्व कर रहा हूँ, एक आंसर सोल्व कर रहा हूँ, आपने जैसे करा तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ, बस आपका आंसर चमकना चाहिए। जैसे ये है, आप अंडरलाइन डाल दो ऐसे करके टीचर को, टीचर समझ जाएगा कि बाकी रफ करा है इस बच्चे ने, और मेन आंसर पे लाइन डाली है। समझ में आ गई? ठीक है बच्चों, देखो मैं वीडियो बिल्कुल आराम से समझाता हूँ, इससे थोड़ी लंबी हो जाती है। ठीक है, देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, यहां बोला गया द मीडियन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर इज। देखो इससे पता क्या पूछा है? माध्य का पूछा है। नॉर्मली हमसे माध्य पूछता है। ये कह रहा है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य का आपको निकालना है। आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या होती कौन सी है, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है। आपको पता है ना नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर जो होते हैं 1 2 3 4 5, 1 से स्टार्ट होते हैं। और शुरू के इसने 5 बोले हैं। क्या बोले हैं? 5। और मीडियन किसे कहते हैं पता है आपको? मीडियन किसे कहते हैं? मीडियन कहते हैं कि जो बिल्कुल बीच में हो। तो बीच में क्या है? 3। तो आंसर हमारा 3 आ गया। बस इसमें ज्यादा सोल्व करना ही नहीं था। अगर यहां पर पूछा होता मीन, क्या पूछा होता? मीन, तो इन सबको जोड़ के 5 से डिवाइड कर देते हैं। मीन मतलब होता है माध्य। ठीक है, जब भी माध्य का पूछेगा तो बीच में जो नंबर आएगा वही आंसर होगा। और अगर बीच में 2 नंबर आ गए तो दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे। समझ में आ गया? ठीक है, अब आगे सुनो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है अगर इसकी वैल्यू x को मल्टीप्लाई करके इतनी आती है तो x है क्या? बताओ। ये कह रहा है 4.3 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 86। तो x है क्या? मतलब 4.3, मतलब 4.3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 86 आ जाए, यानी कि वो x है। x की वैल्यू निकालनी है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन है मल्टीप्लाई में नहीं है, तो मल्टीप्लाई वाली जगह क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। ठीक है, मल्टीप्लाई वाला जाके क्या हो जाता है? डिवाइड। अब पॉइंट हट गया, ऊपर जीरो चली गई। आई समझ? पॉइंट हट गया, ऊपर जीरो चली गई। अब इसको काटो। देखो ऐसे क्वेश्चन ना बहुत इजी होते हैं। ध्यान देखो, ये जो ऐसे बड़ी रकम लिखा है ना, तो ऊपर वाली या तो डबल होगी या ट्रिपल होगी। अगर आपको काटना नहीं आता ना तो आप 43 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करके देखो। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 आ रहा ना सेम। यानी कि 43 2 जा 86, जीरो का जीरो, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई। ठीक है, अगर आपको फिर भी लग रहा है कि आपका सही है गलत है तो आप चेक भी कर सकते हो। आप 4.3 को यहाँ पे x लिखा है ना, इस 20 से मल्टीप्लाई करके देखो कि क्या 86 आ रहा है। चेक करो, जीरो जीरो। देखो मैं ट्रैक भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरा करने से नहीं ना, आपको सिखाना ना। तो जीरो जीरो, तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 0 8 6 8। अब देखो पॉइंट एक के बाद लगा, पॉइंट एक के बाद लग गया। देखो 86 ही आ रहा ना, आ रहा नहीं आ रहा? इसका मतलब हमने सही करा। बच्चों समझ में आ गया? अब उसके बाद 6 क्वेश्चन है। ये कह रहा है द एंगल विच मेक्स अ लीनियर पेयर विद एन एंगल ऑफ 61 इज ऑफ। देखो यहां बोला लीनियर पेयर। जो क्वेश्चन में बोला ना, अगर उसका कंसेप्ट आपको पता है तो आराम से कर लोगे। ठीक है, क्या बोला इसने? लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर का मतलब पहले पता है आपको क्या होता है? लीनियर पेयर एक लाइन जिसमें 2 एंगल बनते हैं और उनका टोटल 180 डिग्री होता है। कंसेप्शन में आ गया? अगर कोई पूछेगा लीनियर पेयर क्या होता है तो बता दो कि लीनियर पेयर क्या होता है। बता दो कि सर एक लाइन होती है जिसमें एक लाइन डली होती है, जिसमें 2 एंगल बन जाते हैं, दोनों का टोटल 180 होता है, उससे हम लीनियर पेयर कहते हैं। हिंदी में रैखिक युग्म कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? रैखिक युग्म। अगर एक 61 है, मतलब छोटे वाला 61 है, तो बड़े वाला कितने का होगा बताओ? मतलब मम्मी ने 2 जनों को 180 में बांटे। ठीक है, तो एक जने को 61 मिले तो दूसरे को कितने मिले होंगे बताओ? क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा ना। तो वेरी गुड, 180 में से 61 घटा दो, 10 में से 1 गया 9, 7 में से गया 1, तो 119। तो आंसर कितना आ गया? 119 आ गया। क्लियर हो गया आपको? समझ में आ गया?
जब भी लीनियर पेयर आएगा तो क्या करना है, आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। ये कह रहा है इसको डेसिमल में लिखो, 5 रुपए 5 पैसे। देखो ये तो आपको पता ही है कि जो पैसे उसे रुपए में बदलने के लिए हमें 100 से डिवाइड करना पड़ता है, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, हाँ या ना। तो इसको कैसे करोगे आप, बताओ इनमें से कौन है। अरे ये तो करने की भी होती है, एमसीक्यू है। आप बता दो ना कि इसमें से 5 रुपए 5 पैसे कौन है। देखो ये कितने बताओ, ये 5 रुपए 50 पैसे, कुछ है तो जीरो मानी जाएगी। ठीक है, ये तो मतलब बहुत ज्यादा नीचे चला गया। और ये 5 रुपए 5 पैसे ही है। फिर मैं आपको करके दिखा देता हूँ, आंसर समझ में आ गया क्या है। कई बार हमें ऑप्शन से देख के पता लग जाएगा, करना भी नहीं पड़ेगा, फिर भी मैं करके दिखाता हूँ। ये 5 रुपए है, 5 पैसे है, तो पैसे को रुपए में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। फिर 5 प्लस 0 की जगह 5 आ गया, 0 की जगह 0 आ जाएगा, 1 की जगह पॉइंट लग जाएगा। अब इनको जोड़ दो। देखो बच्चे 5 पर 10 मत कर देना, पॉइंट है ना, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, 5 है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया, 505, तो 5.05 है। आगे समझ में, तो ये आगे 5 रुपए 5 पैसे। फिर आ जाओ 8th क्वेश्चन पर। यहां पर 8th क्वेश्चन ये कह रहा है, समझ आ गया। ये कह रहा है समकोण त्रिभुज में समकोण के अलावा अन्य कोण कौन से होते हैं। देखो अगर नहीं आ रहा ना तो पहले फिगर को बना लो। ये कह रहा है राइट एंगल ट्रायंगल है, बना लो राइट एंगल ट्रायंगल, बना लिया। सबको पता ना राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। तो ये कह रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक एंगल राइट एंगल का है, ये देखो आपको पता है कि एक समकोण त्रिभुज में, जो समकोण त्रिभुज होता है ना बच्चों, उसमें केवल एक ही 90 डिग्री का होता है। अगर आपसे पूछे क्या एक त्रिभुज में 2 समकोण हो सकते हैं, नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि त्रिभुज का टोटल ही 180 होता है। अगर दो जने 90 180 बन गए तो तीसरा कुछ तो होगा, और होने से 180 से बड़ा हो जाएगा, है ना, 180 से बड़ा हो जाएगा। ट्राइंगल हमेशा 180 का ही रहता है। अब इसने पूछा है कि अगर एक ट्राइंगल में एक समकोण है तो बाकी के कोण क्या होंगे, बताओ। अगर एक ट्राइंगल में एक राइट एंगल है तो बाकी के एंगल क्या होंगे, बाकी के एंगल क्या है, 90 से छोटे है ना, और 90 से छोटे को क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। आगे समझ में, ठीक है, क्लियर हो गया। ये याद रखना बच्चों कि एक ट्राइंगल में केवल एक ही 90 डिग्री का होता है, ठीक है। और अगर एक 90 डिग्री का है तो बाकी एंगल एक्यूट एंगल होंगे। इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ सकता है कि क्या एक ट्राइंगल में 3 न्यून कोण हो सकते हैं, हो सकते हैं। क्या एक ट्राइंगल में 2 समकोण हो सकते हैं, नहीं हो सकते। एक ट्राइंगल में 2 राइट एंगल नहीं हो सकते, ठीक है। एक ही राइट एंगल रहता है जो यहां पर है। अब उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाओ। ये कह रहा है इसको सॉल्व करो, किसके बराबर आएगा। देखो यहाँ नीचे परसेंटेज दे रखी है ना, और जब हमें किसी नंबर को परसेंटेज में बदलना होता है तो हम उसे 100 से क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, ठीक है। किसे गुणा कर देते हैं, 100 से। तो 0.01 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, बाहर क्या आ जाएगा, परसेंटेज। याद समझ आ गया। देखो अगर परसेंटेज में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसे करो तो 0.01 मल्टीप्लाई में 100, ये पॉइंट हट गया, पॉइंट की जगह 1 आ गया, 2 जने 2 जीरो आ गए, ठीक है। तो 100 से 100 कट गया, तो बाहर क्या परसेंटेज, तो क्या आ गया यहाँ पर 1% आ गया। तो आंसर क्या आ गया यहाँ पर, 1% आ गया, ठीक है। समझ में आ गई। अब उसके नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि ये किसके बराबर है। देखो इसका इक्विवेलेंट बताना, इक्विवेलेंट 3/4 समतुल्य बताओ। देखो ऐसा कोई क्वेश्चन अगर आ जाए, अगर ये बड़ी रकम होती तो हम इसको डिवाइड करते, अगर ये छोटी है तो आपको इन सबको डिवाइड करके देखना पड़ेगा कि सोल्व करने पर कौन 3/4 बन रहा है, ठीक है, क्योंकि इक्विवेलेंट पूछा है इसने, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, ये किसके टेबल में दोनों आते, नहीं आते, नहीं आते ना किसी के टेबल में, तो कट गया। दोनों के दोनों क्या है, यहाँ पे को प्राइम है। ये देखो किसके टेबल में दोनों आते हैं, 5 के टेबल में दोनों आते हैं, 5 से डिवाइड करो, दोनों सेम में आने चाहिए, ठीक है। 5 से 15, 5 चौक 20, देखो ये सेम आ रहा है, तो ये आंसर आ गया। अब ये देख लेते हैं आ रहा नहीं आ रहा, देखो किसके टेबल में दोनों आते हैं, 5 के, 5 4 20, 5 से 15, ये किसके टेबल में आते नहीं, तो देखो यहाँ 4/3 आ रहा है, ये कटेगा नहीं, ये कटेगा नहीं, ये आ गया, ठीक है। और अगर यहाँ पर ये लिखा होता, ये यहाँ पर लिखा होता
तो फिर इसको काट लेते हैं, जो बड़ा होता है उसको काटना होता है, ठीक है। अब 11वां क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है एरिया निकालना है एक ट्रायंगल का। क्या निकालना है? नहीं नहीं, निकालना नहीं, दे रखा है हमें एक ट्रायंगल का एरिया दे रखा है। देखो ये ट्रायंगल है, जो चीज बोली उसका आपको क्या करना है, उसकी फिगर बना लेनी है, ठीक है। तो ये आपको 100 दे रखा है। क्या दे रखा है? 100। इसने बोला इसके एल्टीट्यूड क्यू टी है, इसका नाम क्या है? पी क्यू आर। तो पी क्यू आर हमने लिख लिया, ठीक है। अब इसने बोला क्यू टी, क्यू कहाँ? ये रहा, तो टी का बनाएंगे ऐसे। समझ में आई? देखो इन्हें आपको पता होना चाहिए एल्टीट्यूड क्या होता है, जो सामने वाली लाइन पर किसी एक वर्टेक्स से मिलकर 90 का एंगल बनाती है, ठीक है। अब इसमें बोला पी, ये कह रहा है इफ द एल्टीट्यूड ऑफ क्यूटी इज ऑन पी आर इज 10 सेंटीमीटर। देख लो इसने क्या बोला, देखो इसका स्टाइल देख रहे हो लिखने का, इसने क्यूटी की वैल्यू दे रखी है ये। अब बच्चे जो है ना हिंदी में तो आराम से पढ़ लेंगे, यदि पी आर पर शीशलम क्यूटी 10 सेंटीमीटर हो, देखो हिंदी में सही लिखा है, लेकिन इंग्लिश में कई बार बच्चों को समझने में परेशानी हो जाती है, लेकिन परेशानी होगी नहीं, पूछो क्यों। अब बच्चों को समझ आता है कि ये वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है, यानी कि क्यूटी की वैल्यू 10 है, तो ये पूरा क्यूटी 10 है। और बेस जो है ना, बेस क्या है हमें निकालना है। और मैंने आपको बच्चों, जो बच्चे पुराने हैं उन्हें पता होगा कि जब भी हमसे आधार पूछते हैं, जब भी हमसे आधार पूछते हैं तो उसका फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, बताओ। जब भी ट्रायंगल का बेस पूछा जाता है तो मैंने आपको बताया है 2 मल्टीप्लाई में एरिया अपॉन में क्या होता है, एल्टीट्यूड या हाइट। क्योंकि आपने बुक के सबसे हाइट पढ़ा होगा, यहाँ पे एल्टीट्यूड दे दिया, हाँ या ना। तो अब फॉर्मूला तो वही रहेगा ना, क्या होगा, आधार बराबर 2 गुणा में क्षेत्रफल बटे में शीश लंब। तो यहाँ पे एरिया कितना दे रखा है, 100, ठीक है। शीश लंब कितना है, 10, 0 0 कट गई तो 20 आंसर आ गया, ठीक है। आगे सुन में 0 0 कट गई 20 आ गया ना, तो आंसर क्या आ गया इसका, 20 आ गया, ठीक है। एक और तरीका सीख लो, नहीं तो वीडियो को आगे करना चाहो आगे कर सकते हो। देखो सर, अगर आपको ज्यादा फॉर्मूला याद नहीं है, आपको पता है मुझे तो सर एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आता है, तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या लिखोगे, 1/2 बेस इंटू हाइट, जब हिंदी में त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। जब हमें इसका आंसर दिया तो आंसर सामने लिखेंगे, तो आप इसको बराबर में 100 लिखेंगे, ठीक है। जब हमें आंसर दे रखा है ना, तो इक्वल टू में 1/2 बेस कितना है, बेस हमें यहाँ पे निकालना है, तो बेस का 20 लिख दिया। एच कितना है, एच यहाँ पर देखो, एच कितना है यहाँ पर, ये 10 दे रखा है, ठीक है। जब आपको एक फॉर्मूला आता है, अब बी निकालना है, तो ये 1/2 तो इधर जाके क्या बन जाएगा, 2/1, और ये 10 डालो, 10/1 इधर जाके क्या बन जाएगा, 1/10। अगर आपको एक ही फॉर्मूला याद है ना, तो जो चीज दिया उसकी जगह वैल्यू पुट कर दो, जो चीज नहीं दे रही उसमें रहने दो। जब उधर लेके जाएंगे तो रिवर्स कर देते हैं, हाँ है ना। तो 0 0 कट गई, तो बी कितना आ गया, 20 आ गया सेंटीमीटर, ठीक है। नहीं तो आपको सीधा फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूले से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे देखो, ये हमारा हो गया आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, इसने बोला है कि आपको बताना है कि इसमें से कौन सा पेयर है सप्लीमेंट्री, सबसे इजी आया है, ठीक है। ये आप बहुत बार कर चुके हैं। आप मुझे बताइए कि इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जो संपूरक हो। संपूरक किसे कहते हैं बच्चों, सप्लीमेंट्री को। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है जिसका टोटल 180 होता है ना, और कॉम्प्लीमेंट्री में टोटल 90 होता है। यहाँ पर सप्लीमेंट्री की बात कर रहे हैं, एस। तो कौन सा है जिसमें टोटल 180 सी है, साफ देखने पर पता लग रहा है, तो आंसर सी आ गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब आ जाइए खंड खा पर। देखो ये तो हमने सिर्फ एमसीक्यू वाले आंसर थे, तो हमने सारे सारे यहाँ कर दिए, ठीक है। तो अब उसके बाद हम करने जा रहे हैं सेक्शन नंबर बी। देखिए यहाँ पर हिंदी में है और ये इंग्लिश में मेंशन किया गया है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अब हमें ना पूरे पूरे सोल्व करके दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान समझिएगा, इसने बोला है कि हाइट जो है ना ऑफ प्लेस पी की वो 800 मीटर है एबव सी लेवल, मतलब समुद्र तल से पी वस्तु कोई होगी या पी स्थान होगा वो 800 मीटर ऊपर है। मतलब मान लो ये आप एग्जाम में डायग्राम बना के दिखाओगे, ठीक है। ये आपका सी लेवल है, ठीक है डियर, ये क्या है आपका सी लेवल, ठीक है। और यहां से बिल्कुल स्ट्रेट आप ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे, ये पी पॉइंट है, ठीक है। और यहां से यहां तक इसकी दूरी जो है वो 800 मीटर है। देखो मैं बिल्कुल आराम से समझा रहा हूँ, ठीक है, आ रहा समझ में।
उसके बाद ये कह रहा है एक अन्य स्थान क्या हुआ है जो समुद्र तल से m मीटर नीचे है। देखो नीचे भी है कोई जगह, अब हमें नहीं पता कितना नीचे जाना है। क्यों, हमें क्यों नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे इन्हें बोला m मीटर। अभी m जो है ना, मतलब 800 से ज्यादा भी हो सकता है, 800 से कम भी हो सकता है, तो हमने m यहाँ तक मान लिया क्यों को, तो ये m है, ठीक है, m मीटर है, ठीक है, समझ में आ गई। अब इसने बोला है कि इन दोनों स्थानों के स्तरों में क्या अंतर है, तो आपको क्या कर देना है, इसमें से इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर घटा देंगे, और यहाँ मतलब कहने का है कि नीचे वाले क्या होता है, माइनस हो जाता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। समझ में आई? मतलब देखो, आप यहाँ पर हो, आपका दोस्त यहाँ पर है, तो आपको इसके बीच का डिफरेंस निकालना है कि आप दोनों कितनी दूरी पर हो, तो आप टोटली तो करोगे, हाँ या ना। जैसे मान लो आप यहाँ से 400 ऊपर हो और आपका दोस्त 200 नीचे है माइनस का, लेकिन डिस्टेंस तो पूरी 600 आएगी ना, इस बात का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर हो गया यहाँ तक आपको? अब इसको लिखोगे कैसे आप, बस इसमें आपको आंसर लिख के आना है, ये क्वेश्चन में से देख के लिखना डियर, ये पूरी लाइन लिख दो, द डिफरेंस बिटवीन द लेवल ऑफ दिस टू प्लेसेस इज, ठीक है, द डिफरेंस, ये हिंदी में आप लिख लेना सी लेवल मतलब समुद्र तल, ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन को मैंने शॉर्ट में लिख दिया, पूरा पूरा लिखेंगे, ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द लेवल्स ऑफ दीज टू प्लेसेस इज, कितना आएगा, देखो 800 माइनस माइनस का m लेंगे, पता है माइनस के क्यों लेंगे, क्योंकि नीचे वाली चीज माइनस की होती है, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्लस हो जाएगा, तो ये आप टोटल ऐसे लिख के आ जाओगे। और अगर किसी बच्चे ने इस तरफ ये भी लिख दिया ना, तब भी उसका बिल्कुल ठीक होगा, ठीक है, सर में, क्योंकि कई बच्चों के मन में आता है ना सर डिफरेंस लिखा तो वो घटाते हैं, आप क्यों नहीं दिखा रहे, इससे पूरा दिखा दिया मैंने, ठीक है, कई बच्चों को डाउट होता है ना इस चीज में, समझ आई? तो आप लिख दोगे इन दोनों, हिंदी में इन दोनों, जहां पे हिंदी इंग्लिश की चीज पड़ेगी ना वो मैं अलग अलग लिख दूंगा, इन दोनों स्थानों के स्तरों का अंतर कितना आ जाएगा, 800 माइनस माइनस m, ठीक है, 800 प्लस m मीटर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई आपको, अच्छे से क्लियर हो गया। अब देखो थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन है ना, तो ध्यान से समझना। अब ये कह रहा है कि ये फिगर बनी हुई है, देखो सबसे आसान क्वेश्चन है, इससे बोला है हर 5 में से 2 को आप क्या कर दो, शेड कर दो। तो देखो इसको, यहाँ तो इजी है, 1 2 3 4 5, 5 में 2 पे शेड कर दोगे, 2 शेड कर दोगे, 2 शेड कर दोगे, लेकिन अगर मान लो बहुत सारे आ जाए, तो हमें आसान तरीके से कैसे शेड करनी चाहिए ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप फिगर में अपने बनाने एग्जाम में आपको बना के दिखाना पड़ेगा, चलो बना ही देता हूं मैं, देखो फटाफट, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसने बोला है 2/5 पर हमें क्या करना है, शेड करना है, ठीक है, ये देखो 2/5 पर, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितने डब्बे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 से मल्टीप्लाई, नीचे 1 लगा लो, तो ऊपर मल्टीप्लाई करो, 15 दूनी 30, नीचे क्या 5, 5 से डिवाइड कर दो, 5 6 30, तो 6 पर करना है कलर, 1 2 3 4 5 ऐसे भी कर सकते हो, मैंने आपको पहले बता दिया था, हर 5 में से 2 पे करने हैं, है ना, लेकिन आपने पता लगा लिया 6, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 3 4 5 और 6, एग्जाम में अच्छे से कर देना, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको, अच्छे से क्लियर हो गया। अब उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, ये कह रहा है आपको मीन निकालना है फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर का, ठीक है, आपको 10 सम प्राकृत संख्याओं का माध्य निकालना है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का है। अब आपको पता होना चाहिए ना बच्चों कि प्राकृत संख्या कौन सी होती है, पता है आपको, 1 से शुरू होती है ना, लेकिन इसने बोला है सम, सम यानी कि इसने बोला है इवन, और जब इवन बोला है बच्चों, तो इवन कौन कौन से नंबर, सबसे छोटा कौन सा होता है, 2, फिर कौन सा होता है 4, फिर कौन सा होगा 6, ठीक है, फिर कौन सा होगा 8, फिर कौन सा होगा 10, आपको टोटल इवन नंबर 10 लेने हैं, 10 तक नहीं लेने, 10 लेने हैं टोटल, ठीक है, तो आगे भी लोगे 12 14 16 18 और 20, बट्टे में कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10, देखो मैंने 10 तक लिए तो 10 ही तो होगा, देखो 10 जने, 10 को इनको जोड़कर 10 से डिवाइड कर देंगे, इससे तो मीन कहते हैं, ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं माध्य,
ठीक है, टोटल करने पे इसका कितना आएगा आपको बताइए, 110 आएगा। टोटल कर लोगे आप, 0 से 0 कट गए तो 11 आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो इन्होंने कितना आसान करा है। ये कह रहा अगर कोई बच्चा ये नहीं कर पा रहा, ठीक है, तो और भी है, ऑप्शन वाला भी कर सकते हो आप, दोनों में से एक करना होता है। तो मैं तो सारे करवाऊंगा। यहाँ पर भी क्या पूछा है, इससे वाला भार दे रखा है, अलग अलग बच्चों का वजन दे रखा है, 12 जनों का वजन दे रखा है, व्यक्ति है, बच्चे नहीं है। ठीक है, इसने बोला माध्य निकालना है, तो सेम वही करेंगे। अब कई बच्चों को मैंने सर इसमें फॉर्मूला लिखना जरूरी है, अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो माध्य आ गया। ठीक है, माध्य कितना है सबको जोड़ दो। इसमें असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने की कोई जरूरत नहीं होती। तो जब तक मैं लिख रहा हूं आप फटाफट टोटल करो, बताओ कितना आएगा। ठीक है, 57, 62, 84, 75, 59, 59 है। ठीक है, यहाँ स्पेस कम पड़ गया, प्लस नीचे कर देते हैं। ठीक है, 6 यहाँ लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, प्लस 62 प्लस 65 प्लस 78 प्लस 60। ठीक है, एरो बना देंगे ऐसे करके। ठीक है, एग्जाम में भी आप ऐसा कोई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना है 12, लेकिन आप स्पेस से आराम से करना ताकि अच्छा लगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, देखो गिन लेना, क्योंकि ये 12 बोला ना, तो 12 जने ही है, और इनको जोड़ के 12 से डिवाइड कर देना, और हमारा आंसर है। इसमें बस ये है कि टाइम लगेगा और कुछ नहीं है, और हल्की सी गलती हो गई तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इंग्लिश में मीन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, पहले इसका टोटल कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा 7 8 8। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे 12 से, तो 12 से डिवाइड करने पर हमारा आंसर जो है यहाँ पर, तो इसका आंसर आएगा बच्चों 65। 6 चलता रहेगा, और जब 6 चलता रहेगा ना डिवाइड करने पर, तो हम इस वाले नंबर को इसको 1 दे देते हैं, तो 6 7 लिखा जाता है। ठीक है, तो मैं आपको डिवाइड करके दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से और समझ में आ जाए। ठीक है, देखो 7 8 8 है, ये 12 है। देखो 12 6 जगह कितना होता है, 72 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 बचा, 8 उतार लिया। 12 5 जगह होता है, 60 होता है। ठीक है, तो 8 बचा, पॉइंट लग गया, 0 हो गई। 12 7 जा 72 होता है, फिर 8 बचेगा। 12 6 जा, सॉरी 12 6 जा 72 होता है, फिर चलता रहेगा। 12 6 जा 72 होता है, ये तो 6 बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जब 6 से चलता जा रहा है तो हम इस तरीके से लिख के फिर आगे वाले को 1 दे देंगे, तो हमारा आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारा 5th क्वेश्चन है। देखो इसने बोला है कि आपको इसको हल करना है। 2p प्लस 6 इजिकल टू 12 दे रखा है। ठीक है, तो क्या सोल्व करेंगे, प्लस का 6 जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो p 12 में 6 का 6 मल्टीप्लाई वाला 2 डिवाइड हो जाएगा, तो 2 में को 3 से डिवाइड करा 6 से, तो 3 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर पे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपकी बुक का क्वेश्चन है। इसने बोला L पैरेलल M के, तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। देखो इनमें कोई ना कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ आपको पता लगाना पड़ेगा क्या है, फिर उसके बाद आपको इसमें एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको पता है ना कि एक लाइन का टोटल 180 होता है, तो आप ये 70 का निकाल लेंगे। ये 70 का, तो 70 का होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, हिंदी में से बोला जाता है संगत कोण। एक लाइन का टोटल 180 होता है, इसे बोलेंगे रेखीय युग्म। तो ये 70 का आएगा, ये 70 का, तो ये भी 70 का होगा, इसे बोलेंगे संगत कोण। अब आपको लिख कर दिखाना पड़ेगा एग्जाम में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप जो है देख रहे हैं 6, आप फिगर बना देंगे। ये 110 है, इसको आप एंगल 1 बोल देंगे, 1 बोल देंगे, यहाँ पे x लिख देंगे। ये L और ये M है। ठीक है, तो आप लिखेंगे एंगल 1 प्लस 110 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। आप ब्रैकेट में लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे लीनियर पेयर, हिंदी में लिखेंगे रेखीय युग्म। तो एंगल 1 कितने का आ जाएगा, 180 में से 110 घटा देंगे तो 70 आ जाएगा। तो ये 70 है, तो ये कितने का होगा, 70 का ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब दो लाइन पैरेलल होती हैं और कोई लाइन काट के जा रही होती है, तो ये जो एंगल बनते हैं ये करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं।
इसलिए एक्स की वैल्यू 70 डिग्री आ गई। हिंदी में लिख देंगे संगत कोण, ठीक है, संगत कोण, और इंग्लिश में लिख देंगे करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर 7 क्वेश्चन हमारे सामने है। देखिए 7 क्वेश्चन बहुत इजी है। अंदर वालों का टोटल बाहर वाले के बराबर होता है, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यहाँ लगाई जाती है। ये आपने अपनी मैथ्स की बुक में भी, अगर जैसे आपके पास मैथ्स की बुक अवेलेबल हो तो आप उसमें भी ओपन कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 6 निकालिए, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा। ये हिंदी मीडियम में लिखा है, आपको ये स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, ठीक है। ठीक है, ये आपको पता लग गया। इसमें से घटाएंगे निकल जाएगा। जब एक अंदर वाला दे रखा है, एक बाहर वाला दे रखा है, तो अंदर वाला निकालना, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 65, ठीक है। अब आप इसे लिखेंगे कैसे? तो क्वेश्चन नंबर हमारा ये 7th है। तो आपको जो है पहले मैं हिंदी में करवा देता हूं। आपको ये स्टेटमेंट लिखनी होगी, ठीक है। और देखो स्टेटमेंट जहां जरूरी है वहां पे आपको लिखनी है। सम्मुख अंतःकोणों का योग बराबर है बाह्य कोण, ठीक है। इंग्लिश में आप लिखोगे सम, इंग्लिश में मैं लिख देता हूँ, बुक अभी अवेलेबल नहीं है। सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, ये स्टेटमेंट बहुत जरूरी है, जरूर लिखना, ठीक है। इंटीरियर एंगल्स। हाँ, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर सीधा सॉल्व कर देना, ठीक है। मैं बुक के अकॉर्डिंग चलता हूँ, तो बुक के अकॉर्डिंग आपको मैंने बता दिया, ठीक है। तो अब आप बताइए इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं। इसमें तो 150 है, पर हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कौन है? 150 ही है यहाँ पर भी, ठीक है। तो x + 50, लेकिन इक्वल में क्या है? 115। तो 115 है, यहाँ पर लिख देंगे 115, ठीक है। ऐसे हिंदी मीडियम में भी आप देख सकते हैं, वही चीज है। तो उसके बाद क्या करेंगे? 115 प्लस का 50 जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 65, ठीक है। और अगर यहाँ पर 110 होता तो 60 आ जाता, ठीक है। तो क्वेश्चन चेंज हो सकता है, पैटर्न वही रहेगा, ठीक है। अब आ जाइए 8th क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ बोला गया कि अगर कविता जो है वो 50 रुपए ब्याज देती है 1 साल के लिए 8% रेट के हिसाब से, तो उसने लिया कितने थे, मतलब उधार कितने लिए थे पैसे, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे ये PRT वाला क्वेश्चन है, सिंपल टेस्ट वाला, है ना। तो उसी को हमें करना है यहाँ पर। अब फटाफट देखिए, सबसे पहले आप देखिए आपको दिया क्या क्या। यहाँ पर दे रखा है 8%, तो आपको रेट कितना दे रखा है? हिंदी में दर कितनी दे रखी है? 8%। जो जो लिखा है वो लिखते जाओ, इसको शॉर्ट में लिख दो R, ठीक है। ऐसे लिख देना। फिर ये आपको इसने बोला है 1 वर्ष, टाइम कितना दे रखा है? टाइम को T, हिंदी में समय कितना दे रखा है? 1 ईयर, हिंदी में 1 वर्ष लिख देंगे हिंदी में, ठीक है ना। हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे, ओके। फिर उसके बाद यहाँ पर इन्होंने बोला है 50 रुपए का ब्याज है, तो ब्याज को क्या बोलते हैं? SI, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, हिंदी में साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज कितने रुपए? 50 रुपए। अब इसने बोला कि उसने उधार कितना लिया है, ठीक है। तो कितना बोरोड किया, तो प्रिंसिपल आपको निकालना है। तो ब्रैकेट में P लिख देंगे और यहां पर लिख देंगे मूलधन, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो अब आप सीधा क्या लिखेंगे? फॉर्मूला लिखेंगे। एस नाउ लिख देना यहाँ पर, अगर ज्यादा से ज्यादा लिखना है तो नाउ। अब क्या करने जा रहे हैं हम, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? P × R × T/100 होता है। या आप सीधा लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, प्रश्नानुसार। तो अब आप देखिए P कितना दे रखा है, प्रिंसिपल कितना दे रखा है आपको। प्रिंसिपल हमें जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं मालूम नहीं है। रेट कितना दे रखा है? रेट हमें दे रखा है 8% दे रखा है। और टाइम, टाइम हमें कितना दे रखा है? यहाँ पर 1 साल दे रखा है। अपॉन में क्या है? 100।
और सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है हमें, 50 दे रखा है, यहाँ पर लिख देंगे 50। ठीक है, अब इसको उधर ले जाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर, तो 100 उधर चला गया, तो P मल्टीप्लाई में क्या 8। अब 8 को डिवाइड में ले जाओ, 50 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 8, तो P कितने का आएगा, सोल्व करो, 50 को 100 से करो तो ये 5000 हो जाएगा, अपॉन में क्या 8। तो हम पता लगा रहे हैं कि उसने कितना उधार लिया था, तो 5000 को हम 8 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 8 6 जा 48, 2 यहाँ 0, 8 2 जा 16, 4 8 5 जा 40, तो आंसर 625 आ गया। ठीक है, तो 625 पर अगर हम 8% लगाएंगे तो हमारा जो है वो 50 रुपये निकलेगा। तो हमने इस तरीके से आंसर कर दिया। ठीक है, तो आप लिख दोगे उधार ली गई राशि, उधार ली गई राशि। ठीक है, कितना 625 रुपये। आप शुरू में जैसे मैंने मूलधन लिखा ना, आप यहाँ पर उधार ली गई राशि भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बोरोव्ड अमाउंट, तो ये हमारा आंसर आएगा ₹625। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहां पर हम देख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर है 8th का और वाला। अगर आप ऊपर वाला नहीं करना चाहते तो नीचे वाला कर सकते हैं। ये कह रहे हैं द स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल इज 2000, मतलब बच्चे जो है ना वो एक स्कूल में 2000 ही पढ़ सकते हैं, मतलब 2000 है। ये कह रहे हैं अगर 40% जो स्टूडेंट्स वो गर्ल है तो कितने बच्चे जो होंगे वो लड़के होंगे। तो बहुत सिंपल है, आप आराम से कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, पहले मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ पूरा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, समझ लो, हिंदी मीडियम वाले भी समझ लो, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 2000। ठीक है, तो हमें यहाँ पे परसेंट दे रखे हैं ना, 40% जो है वो गर्ल्स हैं, तो सीधा लिखो नंबर ऑफ गर्ल्स। तो जो गर्ल्स होंगी वो कितनी होंगी, 40% ऑफ 2000 ही तो होगी, क्योंकि 40% है ना गर्ल्स, तो जो 40% गर्ल है वो किसकी होगी, टोटल की तो होगी। तो सीधा हम करेंगे 40% की जगह नीचे 100 आ गया, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लग गया 2000, तो 2 जीरो कट गई, तो ये 800 जो है वो क्या है, गर्ल्स है। तो आपसे पूछा यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे, तो सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ बॉयज निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल में से घटा देंगे। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे, तो आपको 2000 में से 800 घटा देना है, तो आपका 1200 आ गया। ठीक है, इस तरीके से हमारा आ गया। अब इसको हिंदी में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो यहाँ पे एस लगा देना बच्चों। ठीक है, स्टूडेंट्स है ना, उसके अब देखो यहाँ पे कुल विद्यार्थीगण की संख्या, विद्यार्थीगण सीधा भी लिख सकते हो, विद्यार्थीगण भी लिख सकते हो, कितने हैं 2000 है। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने हिंदी में क्या लिखा है, यहाँ पर इन्होंने लिखा छात्रा। ठीक है, तो छात्राओं की संख्या, छात्राओं की संख्या कितनी है, 2000 का 40%। ठीक है, तो 2000 का 40% कितना होता है, 800। तो छात्रों की संख्या कितनी आ गई, सिंपल सी बात है, टोटल बच्चे 2000 है, 2000 में से 800 घटा देंगे तो कितने का गया, 1200 आ गए। ठीक है, क्लियर हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इन्होंने बोला है कि स्क्वायर है, स्क्वायर। ठीक है, देखो जो बोला ना उस फिगर को बना लो करो। ठीक है, इन्होंने बोला है कि वर्ग है और उसकी एक साइड इतनी है और उसकी जो आसन भुजा है वो इतनी है। ठीक है, तो वर्ग की भुजा की लंबाई निकाले। देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया ना, तो जिन बच्चों को समझ में आ गया होगा ना उन्हें बहुत मजा भी आ रहा होगा। देखो पता है कैसे, देखो क्या बोला इसने, बोला एक तरफ से इसने बोला स्क्वायर है। ठीक है, अब इसने स्क्वायर बोला, इसने बोला एक साइड उसकी 18x-20 है, तो मान लो मैंने ये मान ली, और ये कह रहा है उसकी जो एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट का मतलब होता है जो उसके साथ में लगे, या तो ये ले लो या ये ले लो। ठीक है, तो मान लो मैंने ये ले लिया, तो ये कितने 42 माइनस 13x। हिंदी में देखो बच्चे कह रहे हैं कि एक ना वर्ग है, उसकी एक भुजा इतनी है, मैंने ये ले ली।
इसने बोला इसकी आसन भुजा। आसन भुजा कैसे कहते हैं? जो उस भुजा से टच कर रही हो। तो इस भुजा से कौन सी लाइन टच कर रही है? ये कर रही है और ये कर रही है, या ये लिख लो, बात एक ही है। पर आप एक बात सोचो, इसने क्वेश्चन में क्या बोला कि वर्ग है, और वर्ग की तो चारों साइड इक्वल होती है, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर हो गए, और इसको बराबर करके एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब लिख दो, तो पहले हिंदी में लिख देता हूं। दिया है ए बी सी डी, मान लेते हैं दिया है ए बी सी डी एक वर्ग है। ठीक है, फिर लिखेंगे वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, तो अब इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? तो आप लिखोगे गिवन ए बी सी डी इज स्क्वायर। ए बी सी डी क्या है? स्क्वायर है। ठीक है, फिर आप लिख दोगे वी नो दैट, हम जानते हैं, हमें तो पता है ना, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। ठीक है, तो देयरफॉर क्या होगा? जब सारी साइड इक्वल है तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए ना। तो 18x माइनस 20 इज इक्वल टू, देखो सेकंड चैप्टर को इसने किस तरीके से प्रेजेंट कर रहा है, यहां पर आप देख रहे हो, आपने ये पढ़ा ना, ये क्वेश्चन करे ना, सीखे हैं, देखो किस तरीके से दे रहे एग्जाम में। तो ऐसे थोड़ा घुमा कर देंगे, आपको थोड़ा कंसेप्ट पता होना चाहिए। चलो समझ में आ गया यहाँ तक आपको, ये आपने देख लिया। अब जिसको ये स्टेटमेंट नहीं लिखनी आ रही, तो आप इन दोनों को इक्वल रख के आ जाना। ठीक है, सोल्व कर देना। ठीक है, 18x प्लस माइनस का 13 जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 13x हो जाएगा, क्योंकि इक्वल की इधर जब कोई जाता है तो साइन चेंज हो जाते हैं। तो 42 है, अभी कांस्टेंट वाला इधर माइनस जाके प्लस हो गया। हमने क्या करा? वेरिएबल एक तरफ कर लिए, कांस्टेंट एक तरफ कर लिए। तो 18 13 की 18, 19 21, और 10 कितना हो गया? 31, 42 से 20 कितना हो गया? 62। तो x 62, 31 आके क्या हो गया? अपन में डिवाइड में, तो 31 दूनी कितना होता है? 62। सीधा आंसर x की वैल्यू 2 निकल गई, ये आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हो गया, यहाँ पे क्लियर हो गया। ठीक है, तो अच्छा अच्छा क्लियर तो हो गया, लेकिन आगे इसने बोला है कि आपको साइड स्क्वायर की निकालनी भी है। मतलब इतना करने के बाद आपको यहाँ पे आके बोला वर्ग की भुजा की लंबाई भी निकाली है, तो निकाल देंगे, सीधा इस पे पुट कर देंगे ना। दोनों में से किसी पुट कर दो, आंसर सेम आएगा। तो वर्ग की भुजा की लंबाई, ठीक है, तो लेंथ ऑफ द साइड ऑफ क्यूब, ठीक है, कितना दे रखा है? 18x माइनस का 20। 18x कितना है? 2। 36 माइनस 20 कितना आ गया? 16 आ गया। ठीक है, इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये 10वां क्वेश्चन है। इसने बोला है कि आपको ये इक्वेशन दे रखी है और ये वैल्यू दे रखी है, तो आपको इसको सोल्व करके दिखाना है। तो मतलब सिंपल हमें से पुट करना है इसमें। ठीक है, ऐसे इंग्लिश में है ना, सीधा तीनों वैल्यू के से पुट करना है। ठीक है, तो देखिए फटाफट, क्वेश्चन नंबर है इस बार हमारा 10th क्वेश्चन है। देखो पहले लिख लो वैल्यू क्या क्या दे रखी है। एक्स की वैल्यू कितनी है? माइनस का 1/6 है। ठीक है, वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? 3/4, और जेड की वैल्यू कितनी दे रखी है? 7/8 दे रखे हैं। हम इसे पार्ट पार्ट करके भी कर सकते हैं, जैसे सोल्व करा फिर एक्स से मल्टीप्लाई कर दी, जैसे सीधा भी सोल्व कर सकते हैं हम, पर मैं सीधा सोल्व करूंगा। ठीक है, ये मैंने उतार ली इक्वेशन एक्स वाई माइनस जेड। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे? एक्स की वैल्यू दे रखी है -1/6। फिर वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? 3/4, माइनस जेड की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? 7/8। अब इसे सोल्व करेंगे, इक्वल टू लगा लो, पहले अंदर वाले को सोल्व करेंगे फिर बाहर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसका एल्सियम ले लो। देखो एल्सियम लेना ज्यादा सही रहेगा, ये 4 और 8 है ना, तो ऐसे एल्सियम ले लो। 4 और 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, तो 4 2 जा 8 आ गया। तो 4 के टेबल में 8 कौन सा नंबर पे आता है? 2 के से, तो 3 2 3 जा 6, 8 के टेबल में 1 नंबर पे आता है, तो 7 1 जा 7। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो माइनस का 1/6,
7 में 6 के माइनस का 1/8 आ गया। देखो जब एक प्लस का होता है कुछ साइन है तो प्लस माना जाएगा, एक प्लस का है एक माइनस का है तो हमेशा घटाते हैं। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ब्रैकेट लगा दो, ब्रैकेट की जगह मल्टीप्लाई लगा दो। माइनस का 1/6 मल्टीप्लाई माइनस का 1/8। ठीक है, तो माइनस माइनस कट गया तो 1/6 8 से 48 आ गया। ये हमारा आंसर आ गया। अब उसके बाद सेक्शन नंबर डी है और क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे सामने, आप ये देख सकते हैं। तो यहाँ बोला क्या गया है, यहाँ बोला गया है कि ना एक सर्कुलर कार्ड है, देख रहे हो, अभी कार्ड बना हुआ है, इसकी रेडियस 21 है, तो यहाँ से सेंटर से 21 है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि दो सर्कल के अंदर है, ये 7-7 सेंटीमीटर रेडियस के है, 7-7 है। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि रेक्टेंगल भी है, इसकी लेंथ 3 है और जो ब्रेथ है 1 है, इन तीनों को निकाल दिया गया है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि रिमेनिंग जो पार्ट बचा शीट उसका एरिया निकालो। तो सिंपल सी बात है, बड़े वाले सर्कल में से ये दोनों छोटे सर्कल रेक्टेंगल को घटा देंगे तो ये बचेगा। आपकी बुक का ही क्वेश्चन है ये, हाँ या ना? तो वही है, आप समझ के क्वेश्चन क्या है, एक बार दोबारा समझ लो। पूरा वृत्त है, ठीक है, इसकी जो रेडियस है वो 21 है, और जो छोटे छोटे वृत्त है इनकी रेडियस जो है 7 है, और इसकी लंबाई 3 है, इसकी चौड़ाई 1 है। तो इन तीनों को निकाल के अलग कर देगा, तो बाकी जो शीट बची इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो देखिए सिंपल हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक फिगर बना लेंगे। ये सर्कल बना लिया, ठीक है, इस सर्कल में एक छोटा सर्कल है, एक और छोटा सर्कल है, और ये हमारा रेक्टेंगल दे रखा है। तो इसकी रेडियस 7 है, इसकी रेडियस भी 7 है, और ये जो सेंटर है इसकी जो रेडियस है वो है 21 दे रखी है, और ये हमें 3 दे रखा है, और ये हमें 1 दे रखा है। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब हमें जो है क्या करना है, इस रिमेनिंग जो शीट है इसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो आप पहले लिख लोगे रेडियस ऑफ सर्कुलर कार्ड शीट। ठीक है, तो जो बुक में लिखा है वही लिखेंगे। ठीक है, ये सर्कुलर कार्ड शीट, ठीक है, सर्कुलर कार्ड शीट। तो हमें ना सिंबल देने पड़ते हैं, तो इसका हमने बड़ा आर दे दिया सिंबल। ठीक है, तो कितना दे रखा है, 21 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो हिंदी में इसको क्या लिखेंगे, वृत्ताकार कार्ड शीट की त्रिज्या। ठीक है, आर दे रखा है। उसके बाद यहाँ पर छोटे छोटे वृत्त दे रखे हैं, इन दोनों की त्रिज्या कितनी दे रखी है, 3-3 दे रखी है। ठीक है, तो इनको हम लिख देते छोटे, तो प्रत्येक छोटे वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, तो हम बोलेंगे रेडियस ऑफ ईच स्मॉल सर्कल। इसे हमने आर दे दिया, पता नहीं क्यों लिख रहे हैं, सिंबल देने के लिए। ठीक है, और जो रेक्टेंगल है, ठीक है, उसकी लेंथ और ब्रेथ दे रखी है। ठीक है, तो लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, आयत की लंबाई। तो इसको छोटा एल बोलेंगे, 3 दे रखा है, और ब्रेथ BREADTH, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, आयत की चौड़ाई, तो हमें 1 दे रखा है। अब हम सीधा क्या करेंगे पता है, सीधा हम आंसर करेंगे, क्या करेंगे, पूरे सर्कल में से दोनों घटा के उसमें कर देंगे। आप अलग अलग निकालना चाहे अलग अलग निकाल सकते हैं। ठीक है, अलग अलग करना चाहे अलग अलग कर सकते हैं, और सीधा करना चाहे आप सीधा भी कर सकते हैं। तो हम सीधा करेंगे, मैं आपको जैसा सिखा रहा हूँ वैसे करिए। ठीक है, तो आप क्वेश्चन में से लिखिए यहाँ पर, द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट, द एरिया ऑफ, देखो 5 नंबर का थोड़ा बड़ा तो करना पड़ेगा। ठीक है, द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट, मतलब बड़ा है तो इसलिए बड़ा हो गई होगा। ठीक है, तो शेष शीट का क्षेत्रफल, शेष, इसलिए मैं शीट भी दिखाता हूँ ताकि आप देख लो कि क्या नोट करना है, ये देखो। ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में आसानी हो। तो आप मुझे बताइए कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, अपने आप फॉर्मूला बनाइए। कैसे, बड़े वाले सर्कल में से दो छोटे घटा देंगे। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, एरिया
ऑफ सर्कुलर शीट, सर्कुलर कार्ड शीट, पहले मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, माइनस कर देंगे 2 मल्टीप्लाई में एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, क्योंकि दो सर्कल नहीं छोटे छोटे, स्मॉल सर्कल, माइनस कर देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैंने 2 के लिखा क्योंकि 2 है, ठीक है, रेक्टेंगल, ठीक है। तो इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, ये मैंने इक्वल लगा दिया है, इसको हिंदी में लिख रहे हैं, ठीक है। तो वृत्ताकार कार्ड शीट का क्षेत्रफल माइनस 2 गुणा में छोटे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। देखो टाइम इसमें लगेगा, अब लॉन्ग क्वेश्चन है ना। अब हमने पहले फॉर्मूला लिख दिया, अब हम इसको यहाँ पे वैल्यूज देंगे, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए कि जो एरिया सर्कुलर शीट है, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। तो आप इक्वल टू लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, बड़ा बनेगा क्योंकि हमने इससे जो बड़े वाले सर्कुलर कार्ड शीट है ना, इसकी रेडियस को आर दिया है, ठीक है, इसलिए कोई डिटेल लिखनी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और माइनस क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई में छोटे 2 सर्कल, पाई आर स्क्वायर, इसे मैंने आर छोटा लगाया था यहाँ पर, देखो पाई की वैल्यू 22/7 होती है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस करना है, तो हमने इसका सिंबल कहते हैं एल और बी, ठीक है, इसलिए सिंबल लिखना, माइनस क्या कर देंगे, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, मल्टीप्लाई लगाओ मर्जी होती है। अब फटाफट वैल्यू पुट कर दो। अब जिस बच्चे जैसे एग्जाम आ गया, एकदम क्वेश्चन यही आया, सेम आ गया, और टाइम नहीं है ना, तो वो सीधा सीधा जो है ये लिखकर सोल्व कर देना, ठीक है। अगर टाइम कम पड़े तो ये डिटेल नहीं लिख रहे तो इसका इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, शायद ही इसके नंबर कटे आपके, ठीक है। मेरी बात सुन रहे हो, मेन तो यही चीज है आपकी, ये आपको बताना जरूरी है। और ये तो पाई की वैल्यू कितनी है, आप देखो 22/7 लेंगे, कुछ नहीं बोला तो, बोला हुआ है यहाँ पर, देखो 22/7 बोला हुआ है, ठीक है। तो आर कितना है बड़े वाला, 21 मल्टीप्लाई 21, 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कितने लेंगे, 22/7, 2 बार के लिख रहे हैं, पावर 2 लगी हुई है। आर कितना छोटे वाला, 7 मल्टीप्लाई 7, लेंथ कितनी दे रखी है, 3 मल्टीप्लाई 1, ठीक है, ब्रथ दे रखी है 1, ये देखो 3 और 1। अब देखो 7 से काटो, 7 3 21, तो क्या बचा, 22 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 21, 7 7 कट के 22 दूना 44, मल्टीप्लाई 7, 3 1 जा 3। अब इसको सॉल्व करो, 1386 माइनस, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करा। अब 44 को हमें क्या करना है, 7 से मल्टीप्लाई करना है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, साइन माइनस का रहता है। अब इसको घटा देंगे, 1075 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, एरिया ना तो सेंटीमीटर में आ गया, ठीक है। अब जैसे कि बच्चे लगा दे रहे थे सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, अब लास्ट में लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। समझ में आ गया, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगर ये नहीं करना, देखो ये ऑप्शन में दे रखा, अगर ये क्वेश्चन नहीं करना चाहते तो आप जो है इसके और वाला भी क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ पर देखो ये 11 का ए है और ये बी है, बी यानी कि आपको दोनों में से कोई एक करना है। ये क्वेश्चन आपकी बुक से आएंगे तो आप इन्हें अच्छे से कर ले। 11वीं का बी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11वीं का बी है। यहाँ पर बोला गया है, देखिए बोला गया है कि एक माली 21 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार बगीचे के चारों बाढ़ लगाना चाहता है। बाढ़ मतलब वही पैरीमीटर या सर्कमफेरेंस कह सकते हो, बाउंड्री है, ठीक है। तो वो यहाँ पे लगाना चाहता है और वह बगीचे के चारों बाढ़ के 2 चक्कर लगाना चाहता है, तो उसे कितनी लंबाई की रस्सी खरीदनी होगी और रस्सी की आपको कॉस्ट भी निकालनी है, और 1 मीटर जो है वो 4 रुपए का, आपकी बुक का क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि आपकी इस एक्सरसाइज में से ना एक क्वेश्चन जो है वो आने ही आना है, ठीक है। तो आप इसको नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करेंगे, इसमें से आप इस सारे क्वेश्चन कर लो, क्योंकि इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। और इसी में सारे क्वेश्चन, जैसे आप देख लो भी ये क्वेश्चन ये आया हुआ है, ये वाला ना। तो आपको अच्छे से ये चैप्टर अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। कम से कम 10-12 नंबर का चैप्टर है, आप अच्छे से कर लो इसको।
अब इंग्लिश में देख लो, इंग्लिश में क्या लिखा है, इंग्लिश में पढ़ के बता देता हूँ। ये कह रहा है एक ना गार्डनर है, वो ना सर्कुलर गार्डन पर क्या करना चाहता है, फेंसिंग लगाना चाहता है, और डायमीटर जो है ना उसकी 21 है। तो रस्सी को उसने एक नहीं दो दो बार लगाया है, तो आपको रोप की कोस पता लगानी है। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, सबसे पहले सर्कल जो है उसका डायमीटर लिखोगे। ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कुलर क्या है, वो गार्डन है तो सर्कुलर गार्डन ले देंगे, सर्कुलर गार्डन। तो कितनी आएगी, 21/2 आ जाएगी, क्योंकि देखो ये डायमीटर दे रखा है ना, तो हम तो रेडियस निकालेंगे, हमें तो रेडियस ही होती है ना, हमें व्यास दे रखा था, तो रेडियस कितनी आएगी, त्रिज्या कितनी आएगी, बटे में 2 लगा देंगे। हिंदी में क्या लिखेंगे, वृत्ताकार गार्डन की त्रिज्या। तो हम क्या करेंगे, 21/2 लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद आगे सुनो। अब इसने बोला है कि जो फेंसिंग की गई है वो 2 बार की गई, तो पहले हमें फेंसिंग का मतलब क्या है, जैसे सर्कल है तो यहाँ पे बाउंड्री पे लगाया जाता है, हमें सर्कल में निकालनी पड़ेगी। एक बार निकालेंगे पहले, फिर रस्सी की लंबाई निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल गार्डन। ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर गार्डन। तो आप क्या बोलोगे, वृत्ताकार गार्डन की परिधि। तो क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई r होता है, तो यहाँ ब्रैकेट में r लगा लो। ठीक है, तो 2 पाई की वैल्यू 22/7 ले लिया, r कितना है यहाँ पे, 21/2 है, तो यहाँ 21/2 लगा दिया, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 3 21 हो गया, तो 22 मल्टीप्लाई में 3 इजिकल टू 66 मीटर आ गया। ठीक है, अब सुनो मेरी बात सुनो, यहाँ पर 2 चक्कर लगाए तो अब रस्सी की लंबाई लिखेंगे। ठीक है, तो रस्सी की लंबाई, रस्सी की लंबाई, तो लेंथ ऑफ क्या लिखा, रोप लिखा तो रोप लिख देंगे, वायर है तो वायर लिख देंगे। तो 2 मल्टीप्लाई में 66, 2 बार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो 2 बार से इसमें लपेटा गया। ठीक है, तो कितना आ गया, 2 6 12, 2 6 12 13, तो ये आ गया। अब यहाँ पर क्या बोला, 1 मीटर रस्सी की जो कॉस्ट है वो 4 रुपए है। ठीक है, तो इंग्लिश में लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर रोप। तो 1 मीटर रोप कितने की है, या रोप लिख देना, ROP रोप, ₹4। ठीक है, हिंदी में क्या लिखेंगे, 1 मीटर रस्सी की लंबाई कितनी, 1 मीटर रस्सी की लागत कितनी है, रस्सी की लागत ₹4। ठीक है, तो हमें कितना निकालना है, कॉस्ट ऑफ कितने मीटर है हमारे पास, 132, तो हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ 132 मीटर रोप। तो 4 को 132 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 132 मीटर रस्सी की लागत, तो इसको गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, 2 2 बार क्या लिखना है, एक बार लिख देना इसमें मैथ में, तो मल्टीप्लाई करो, कितना आंसर आएगा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 और एक 5, तो 528 रुपये लगेंगे टोटल। कितने रुपये लगेंगे, 528 रुपये। ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर, यहाँ 12th क्वेश्चन है। ठीक है, तो 12th क्वेश्चन यहाँ पर हिंदी मीडियम में और ये इंग्लिश मीडियम में है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला है कि ये जो ट्रायंगल है वो इसको प्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है, और ये सर्कल इसको और ये इसको। तो इन्होंने बोला कि इसकी वैल्यू अगर ये है तो इसको सॉल्व करके दिखाओ। तो सिंपल सी बात है, ट्रायंगल यानी कि ये, सर्कल यानी कि ये, इन दोनों को जोड़ना है और इसको स्क्वायर को घटा देना और सॉल्व करके दिखा देना। तो ये मेरे हिसाब से बहुत सिंपल है, बाकी आपको कैसा लगा बताना कमेंट करके। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं फटाफट। देखिए, तो हम ये फिगर लिख लेंगे। ठीक है, ट्राइंगल प्लस सर्कल माइनस स्क्वायर। अब ट्राइंगल की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये रहा 2x, 2x² प्लस 3y। फिर क्या है इन्होंने, सर्कल ये रहा प्लस 5x² प्लस 3x, फिर माइनस कर देंगे, ये आप घटा देंगे, 8y² है। ठीक है, -3x² प्लस 2x
प्लस 3y। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, 8y² माइनस 3x² प्लस 2x प्लस 3y। तो ये हमने पुट कर दिया, लेकिन ब्रैकेट लगा दी क्योंकि बाहर माइनस है। ठीक है, समझ में आगे क्या करा, हमने ट्राइंगल सर्कल की वैल्यू की और ये हम घटा रहे हैं। अब सॉल्व करो इसको, सेम उतारो। अच्छा, सेम तब उतारेंगे जब अगर अलग पावर का होगा तो। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हैं ये स्क्वायर लगा है, ये भी स्क्वायर लगा है, तो 5 और 2 कितने हो गए, 5 और 2 यहाँ पर हो गए 7x², और 3y और ये 3x है, तो ये अलग अलग है, तो इन दोनों को सेम उतार देंगे, 3y और 3 है। ठीक है, इनको हम नहीं छेड़ सकते क्योंकि ये x, ये y है और ये x है। ओके, अब ये माइनस है ना, तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, देखो ये प्लस का है ना, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का है ना, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, सिंबल का सही से ध्यान रखना। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो ये x² है, ये x² है, ये दोनों है, तो 7 और 3 कितना होगा, 10 का x² आ गया, और ये y वाला है। ठीक है, और ये भी y वाला है, लेकिन ये प्लस का है, ये माइनस का, साइन अलग है और पूरी वैल्यू सेम है, तो दोनों आप काट भी सकते हो, मतलब 0 बचा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो ये 3x है प्लस का, और ये 2x है माइनस का, तो 3 में से 2 गया, 1 बचा प्लस का x, और कोई बचा, हाँ ये बचा, y का कोई भी नहीं था, तो ये आंसर आ गया। अब लाइन से लगा देंगे, पहले x वाला लिख दिया, फिर y वाला लिख दिया, फिर अकेला 1 वेरिएबल वाला लिख दिया। ठीक है, ये आंसर आ गया। क्लियर हो गया आपको। और कोई बच्चा अगर इतना भी छोड़ते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 13 क्वेश्चन देखो, तो ये क्वेश्चन तो इसी के अंदर ही हो जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन दिया गया, या तो बनाने को आएगा या बना हुआ देगा आपको, इसके आंसर देने होंगे, या पार्ट एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में देख लेते हैं इसके कोई क्वेश्चन है या नहीं। ठीक है, ऑप्शन में नहीं है, यही क्वेश्चन है 13 है। ठीक है, फिर सेक्शन ई स्टार्ट हो जाएगा, केस स्टडी। 13 क्वेश्चन देख लो आप अच्छे से, ये इंग्लिश मीडियम में है और यहाँ पर हिंदी मीडियम में है। ठीक है, सबसे पहले इसने क्वेश्चन क्या पूछा है पता है, पहले ना कोई क्वेश्चन आए तो पहले स्टडी करो किसके बारे में। यहाँ पे मार्क्स दे रखे स्टूडेंट्स के, ठीक है ना, ये सब्जेक्ट के, तो देखो ये रहा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये मार्क्स, तो जिन बच्चों के 30 से लेकर 39 तक नंबर आए हैं वो बच्चे कितने, 4, जिनके 40 से 49 आए वो बच्चे हैं 2। हमने स्टडी कर ली। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते हैं ना, ये कह रहा अगर कोई बच्चा 40 नंबर वाला पास है तो बताइए कितने बच्चे इस यहाँ पर जो दिखाया गया इसमें फेल हो गए हैं। ठीक है, हिंदी पढ़ लो, अगर 40 नंबर वाले बच्चे पास कहलाते हैं तो कितने बच्चे इस सेक्शन में या स्कूल में जो भी यहाँ पर हो, हाँ ये लिखा कक्षा लिखा है क्लास में, ठीक है, तो कितने बच्चे फेल हो गए हैं, अनुत्तीर्ण मतलब फेल। ठीक है, तो कई बार हिंदी में नहीं समझ आता तो इंग्लिश में पढ़ लो, इंग्लिश में नहीं आता तो हिंदी में पढ़ लो। तो अब बच्चे फेल हो गए कितने, तो देखो 40 यहाँ से स्टार्ट है, तो 40 से कम ये वाले हैं, तो 4 बच्चे जो है फेल हो गए। तो आपको एग्जाम में तो सिर्फ आंसर लिख के आना है, क्वेश्चन नंबर 13 डालेंगे, उसका एक लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे 4, बस बहुत है इतना। कह रहे कितने विद्यार्थी को 50 से 59 तक अंक मिले, तो 50 ये रहा है ना, यही है ना, तो कितने नंबर मिले इनको देखो, या ध्यान से देखो, देखो 2 का गैप चल रहा है, तो 6, तो बीच में 7, तभी तो 8 होगा, तो 7 आ गया, तो क्या आंसर आ गया, बी का 7। ठीक है, क्लियर हो गया। 50 से 59 ये रहा, और यहाँ पे हम सीधा गए 6 फिर 18, तो एक एक का गैप चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 7। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट बोला है कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके 90 या उससे ज्यादा है, तो 90 ये रहा, और उससे ज्यादा ये रहा, तो पूरा ये कितने बच्चे हैं, 4 है। ठीक है, तो इसका सी का आंसर भी आ गया, 4 आ गया। ठीक है, उसके बाद देखो ये कह रहा है यदि 80 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को मेरिट दी जाएगी, मतलब कुछ ना कोई गिफ्ट वगैरह कुछ भी हो सकता है, तो कितने विद्यार्थी हैं जो मेरिट वाले हैं, तो मेरिट वाले बच्चे कितने हैं, बच्चे यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि मेरिट होल्डर कितने हैं जो 80 या 80 से ज्यादा लेकर आए हैं, तो ये 79 है तो 80 हो गया, 80 से ज्यादा सारे हो गए, तो दोनों को जोड़ेंगे, 80 से लेकर जितने भी ज्यादा बच्चे का नंबर है ये 80 आ रहे हैं, तो ये कितने हैं, ये पूरा 6 है, और ये कितना है 4, तो 6 और 4 कितना होगा 10, तो डी का आंसर कितना आ गया, 10 आ गया। समझ में आ गया, आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं। ठीक है, फिर कह रहे कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बता दो कितनी है, तो ई पे आ जाओ,
ठीक है, अब इसने पूछा ना कि क्लास में है कितने बच्चे, तो सबको जोड़ना पड़ेगा। तो इसमें कितने 4 हैं, इसमें कितने 2 हैं, इसमें कितने हैं। भी देखो बच्चा आधा तो होता नहीं है, तो ठीक है ना, कोई इसलिए पूरे पूरे बच्चे हैं, तो इसमें 4 2 7 हो गए नंबर लाने वाले बच्चे। ठीक है, ये 11 हो गए। ठीक है, और ये 8 हो गए, और ये 4 था। अब इन सबको जोड़ देंगे। ठीक है, तो 4 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4, तो इन सबको जोड़ देंगे तो पता लग जाएगा कि हमारे स्कूल में मतलब इस सेक्शन में कितने बच्चे। तो आप कमेंट करके बताइएगा कितना आ रहा टोटल। मैं आंसर लिख रहा हूँ 42 है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन ई है, और ये केस स्टडी है डियर। ठीक है, तो अब हम केस स्टडी वाले क्वेश्चन करने जा रहे हैं। और ये 3 है और 4 नंबर की एक है। ठीक है, ये देखो, एक पिज्जा फैक्ट्री ने 2 प्रकार के पिज्जा बाजार में उतारे। पिज्जा फैक्ट्री है और उन्होंने 2 प्रकार के पिज्जा निकाले, एक ऐसा और एक ऐसा पिज्जा निकाला है। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो आप देखो, ये स्क्वायर में और ये सर्कुलर में है। ठीक है, तो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये कह रहा है अगर स्क्वायर की साइड 45 है और इसका प्राइस 150 रुपीज है। ठीक है, और जो वृत्ताकार पिज्जा है इसका डायमीटर डायमीटर दे रखा है, रेडियस निकालनी पड़ेगी हमें। ठीक है, 70 है और इसकी कीमत 160 रुपये। तो आप बताइए कि इसका कितना क्षेत्रफल है, इसका कितना क्षेत्रफल है। ठीक है, और कौन सा पिज्जा ज्यादा बेहतर सौदा दे रहा है, मतलब बढ़िया लग रहा है, मतलब किफायती पड़ रहा है, सस्ता पड़ रहा है। ठीक है, ये पूछा है। क्लियर हो गया क्वेश्चन। अब एक बार इंग्लिश में देख लो भाई, ये स्क्वायर में है, ये सर्कुलर में है। ठीक है, इसकी साइड दे रखी है 45, तो सारी 45 होगी। इसकी जो है ना रेडियस निकालनी पड़ेगी, डायमीटर दे रखा है 70। दोनों के अलग अलग कॉस्ट है, तो इन्होंने पहले सिंपल पूछा है, फिर इन्होंने कंपेयरिंग करने के लिए कहा कि दोनों में से हमें कौन सा ज्यादा बढ़िया लगेगा, हमारे को कौन सा लेना चाहिए, कैलकुलेशन में कौन बेटर बैठ रहा है। तो सबसे पहले दोनों का क्या निकालेंगे, हम एरिया निकालेंगे। जैसे कि मैं बोला गया, बहुत सिंपल होता है बच्चों, केस स्टडी कभी मत छोड़ना। एग्जाम में केस स्टडी आती है इसलिए कि बच्चा आराम से कर पाए। ठीक है, बस फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर जो है 14 पर आ जाइए। ठीक है, तो 14 क्वेश्चन में यहाँ पर पहले लिख लो कि इसकी साइड क्या है, इसकी रेडियस क्या है। ठीक है, तो साइड ऑफ स्क्वायर, हिंदी में वर्ग की भुजा। तो वर्ग की भुजा को हम क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे। ठीक है, तो कितने दे रखे हमें, 45 सेंटीमीटर दे रखे हैं। अब हम लिखेंगे रेडियस जो सर्कल की है। ठीक है, अगर आप लिखना चाहे ना कि स्क्वायर पिज्जा, तो आप पिज्जा लिख लो। ठीक है, वर्ग की भुजा, और कौन सा वर्ग, वर्ग के आकार के पिज्जा की भुजा। ठीक है, नहीं तो इतना बहुत है। ठीक है, बाकी इसमें हम लिख देते हैं रेडियस ऑफ सर्कुलर पिज्जा। ठीक है, सर्कुलर पिज्जा। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। ठीक है, ब्रैकेट बस मेन ये है, रेडियस आपने बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी में वृत्ताकार पिज्जे की त्रिज्या। तो ब्रैकेट में हमें रेडियस लिख दिया, यहाँ पे भी लिख देते हैं कितना दे रखा है हमें। देखो डायमीटर जो है ना इसका इन्होंने 70 दे रखा है, हमें रेडियस चाहिए होती है। तो रेडियस कितनी होगी, 70 का आधा यानी कि 35 होगा। सेंटीमीटर यूनिट जरूर लिखना। ठीक है, अब जो क्वेश्चन बोला है ना वो निकालते चल जाओ। फर्स्ट क्या पूछा है इसने, एरिया ऑफ द स्क्वायर पिज्जा, एरिया ऑफ स्क्वायर पिज्जा। ठीक है, हिंदी में क्या लिखा है, जो लिखा वो लिख दो, वर्गाकार पिज्जा का क्षेत्रफल। ठीक है, पिज्जे लिखा तो पिज्जा, पिज्जा लिखा तो पिज्जा। ठीक है, तो वर्गाकार पिज्जा, पिज्जा लिखा है ना पिज्जा, वर्गाकार पिज्जा का क्षेत्रफल। तो बताओ बच्चों क्या फॉर्मूला लगेगा, बताओ। जो स्क्वायर होता है उसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड होता है। तो क्या कर देंगे, साइड मल्टीप्लाई साइड, हिंदी में भुजा गुणा में भुजा। तो कितनी भुजा है, 45 है, तो ये भी 45 होगा, दोनों को गुणा कर देंगे। ठीक है ना, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 2025 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, सेकंड नंबर पर आ जाओ। एरिया ऑफ हमें क्या निकालना है, वृत्ताकार पिज्जा का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ द सर्कुलर पिज्जा, एरिया ऑफ द सर्कुलर पिज्जा।
तो वृत्ताकार पिज्जा का क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। तो पाई की वैल्यू 22/7 है। आर हमने कितना निकाला, 70 का आधा कितना क्या था, 35। दो बार के लिख रहे, पावर 2 लगे। यहाँ पे देख रहे ना 70, उसका आधा कर लिया था हमने, यहाँ ऊपर डिटेल में लिख लिया था, ठीक है। 7 5 जा 35। अब तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो 3850 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो किस में ज्यादा हमें पिज्जा मिल रहा है, हमें सर्कल वाला ज्यादा बड़ा मिल रहा है, और भले ही महंगा है लेकिन हमें जो है काफी अच्छा फायदा दे रहा है, ठीक है। तो देखिए हमने सेकंड तक कर लिया, ठीक है। अब हमसे ना आगे क्या पूछा गया पता है, इन्हें क्या पूछा, इसने बोला है कि अब आपको बताना कि कौन सा जो पिज्जा है ना वो ज्यादा बेटर डीलिंग जो हमें ऑफर कर रहा है, और आपको यहाँ पर कॉस्ट पर स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ पिज्जा की निकाल के भी दिखाने, कैलकुलेशन करके भी दिखाना है। तो ये इंग्लिश में लिखा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हिंदी में लिखा है, तो हमें करके भी दिखाना पड़ेगा। तो हम पहले किसका निकालते हैं, स्क्वायर वाले की निकालते हैं। तो पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, कॉस्ट पर स्क्वायर, ये जैसे मैं बहुत बड़ा करके लिख रहा हूँ, आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो स्क्वायर सेंटीमीटर को, ठीक है। सेंटीमीटर ऑफ कौन से पिज्जा की बात कर रहे हैं हम पहले कर रहे हैं स्क्वायर पिज्जा की। तो स्क्वायर पिज्जा, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी में क्या लिखेंगे इसको, प्रति वर्ग सेंटीमीटर, प्रति वर्ग सेंटीमीटर, वर्गाकार, वर्गाकार पिज्जा की लागत। भाई देखो हमारे पास जो है स्क्वायर वाला इतना सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसकी जो कॉस्ट है, इसकी कॉस्ट है 150 रुपये, ठीक है। तो हमें 1 सेंटीमीटर के पता लगाना है कि कितने रुपये लगेंगे, तो 150 को डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर हमारे पे कितना है 2025 से, तो 2025 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमें पता लगेगा कि जो है कॉस्ट जो है ना वो, तो इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, हमारा आएगा लगभग 0.074, ठीक है। तो ये हमारा आएगा। अब ऐसे ही हमें जो है उसका निकालना है सर्कुलर वाले का, ठीक है। ये जो सर्कुलर वाला, तो सेम ये स्टेटमेंट ऐसे लिखनी पड़ेगी, कॉस्ट पर स्क्वायर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ठीक है, ऑफ सर्कुलर, सर्कुलर पिज्जा, ठीक है। तो हिंदी में क्या लिखेंगे, प्रति वर्ग सेंटीमीटर वृत्ताकार, ठीक है, वृत्ताकार पिज्जा की लागत। तो देखो हमारे पास कितना है, यहाँ पर इतना है 3850, और हमारी जो कॉस्ट है वो यहाँ पर कितने 160 रुपये है, ठीक है। तो वैसे तो आपको पता लग गया ये सर्कल वाला ज़रा बढ़िया है, लेकिन हमें इसने बोला डिवाइड करके दिखाओ, ठीक है, क्योंकि इसकी कॉस्ट कम पड़ेगी ना, क्योंकि ज़्यादा एरिया हमें इसका मिल रहा है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 0.041 आएगा, ठीक है। लगभग में आएगा ये रुपीस में आएगा, ठीक है। मतलब इतने रुपये पर सेंटीमीटर स्क्वायर कॉस्ट है, ठीक है। तो अब इसने बोला कौन सा बैटर है ज़्यादा, ठीक है। तो जितना जो कॉस्ट कम होगी उतना ज़्यादा बैटर होगा, ठीक है। तो आप ये लिखोगे अ लोअर कॉस्ट पर स्क्वायर किलोमीटर, ओह सॉरी पर स्क्वायर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं ना, रिप्रेजेंट अ बेटर डील, ठीक है। तो आप लिख दोगे यहाँ पे सर्कुलर पिज्जा इज बेटर, ठीक है। पहले मैं पूरा इंग्लिश में लिख देता हूँ, सर्कुलर पिज्जा ऑफर्स अ बेटर डील, बेटर डील, ठीक है। देखो अब ये थ्योरी वाला थोड़ा टाइप का था,
लिखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। तो अब कितना से ज्यादा जो है, कितना डिफरेंस इसमें आ रहा है, लगभग 0.074 का डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, तो आप लिखोगे, देखिए हिंदी में अब क्या लिखेंगे, कम लागत प्रति वर्ग, यहां से हम देख के लिख देंगे प्रति वर्ग सेंटीमीटर बेहतर सौदा प्रदर्शित करता है। ठीक है, मतलब जो कम लागत होगी ना वो ज्यादा मतलब किफायती माना जाएगा, तो बेहतर सौदा प्रदर्शित करता है, सौदा। ठीक है, कम लागत प्रति वर्ग सेंटीमीटर बेहतर सौदा प्रदान करता भी लिख सकता है। ठीक है, जो यहाँ पे लिखा है उसी के अकॉर्डिंग प्रदान करता है। ठीक है, तो इस हिसाब से बताइए कि कौन सा बढ़िया पिज्जा माना जाएगा। ठीक है, जो कम लागत वाला तो ये है। ठीक है, तो हम बोलेंगे वृत्ताकार पिज्जा जो है अच्छा सौदा है, वृत्ताकार पिज्जा। ठीक है, जो लिखा है उसी के अकॉर्डिंग पिज्जा खरीदना अच्छा सौदा है, खरीदना अच्छा सौदा है। और कितना ज्यादा फालतू मिलेगा हमें, मतलब ये मतलब इससे जा रहा हूँ। ठीक है, बाय लिख दो, यहाँ लिख देना से 0.074। ठीक है, ये हम इसको घटाएंगे ना तो हमें पता लग जाएगा। ठीक है, देखिए इसके ना ऑप्शन वाला क्वेश्चन भी है, जैसे यहाँ पर इसने किफायत के बारे में पूछा था ना, कौन सा सस्ता पड़ रहा है। अब यहाँ पूछा कि एरिया किसको ज्यादा मिल रहा है। अगर दोनों पिज्जे का जो प्राइस है 150 कर दिया जाए, तो दोनों का प्राइस 150 कर दिया जाए, तो अब ना इसके और वाला क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ी सी परेशानी हो गई थी वीडियो में, तो अब मैं इसको आपको लिखा हुआ यहाँ दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये देखो यहाँ पर ये है ना, ये दोनों अब देख रहे हो। अब मैं समझा दूं क्या बोला इस वाले में। देखो रुपीस बोला था ना कि भाई कौन किफायती पड़ेगा, इस वाले में ये बोला है कि भाई एरिया किस में ज्यादा मिलेगा। मतलब अगर हम ये वाला पिज्जा खरीदे, ये वाला पिज्जा खरीदे, दोनों अगर 150 रुपए का है, तो हमें कौन सा ज्यादा बड़ा मिलेगा। ठीक है, तो आंसर जो हमने सोल्व करा तो आपको पता है इसका एरिया बड़ा आ रहा था, तो ये ज्यादा मिलेगा। ठीक है, लेकिन कितना ज्यादा मिलेगा आपको 1 रुपए के हिसाब से बताना है, 1 रुपए के हिसाब से। ठीक है, कितना कितना मिल रहा है दोनों में। ठीक है, तो हमने क्या करा, पहले वृत्ताकार पिज्जे का निकाल दिया, 76 को रुपए से भाग कर दिया, क्योंकि 150 रुपए नहीं कीमत है। ठीक है, ऐसे इंग्लिश में देखो आप। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमने स्क्वायर वाले पिज्जे का निकाल दिया। ठीक है, यहाँ पर इसने ये पूछा था, तो कौन ज्यादा जो है वो दे रहा है, तो कौन ज्यादा दे रहा है, जो है सर्कुलर दे रहा है, तो हमने लिख दिया सर्कुलर। कितना ज्यादा दे रहा है, इसमें से घटा दो, इसमें से घटाएंगे तो 12.7 आ जाएगा, या 17 मतलब अप्रोक्सीमेट है। ठीक है, 12.17। ठीक है, ये यहाँ पर 12.17 है, इसमें से इसको घटाएंगे तो याद आएगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब हम करेंगे आगे के क्वेश्चन करेंगे, अब ध्यान से आप समझिएगा। ठीक है, ये नोट हो गया आपका, चलो। ठीक है, ये देख लो आप एक बार। देखिए 15 क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन है और ये केस स्टडी का है। केस स्टडी कभी मत छोड़ना, बहुत इजी रहती है। देखिए इसमें करना क्या है, पहले यहाँ हिंदी में है और यहाँ इंग्लिश में, मैं हिंदी में पहले पढ़ देता हूँ। ये कह रहा है कि गणित की कक्षा में शिक्षिका ने बोर्ड पर कई बहुभुज बनाए, एक त्रिभुज, एक चतुर्भुज, एक पंचभुज, एक षटभुज। यहाँ देखो बनाए हैं, हाँ बना रखे, बना रखे ना। तो आगे क्या बोला, ये कह रहा है, फिर उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वे ध्यान से देखकर पता लगाएं कि प्रत्येक बहुभुज में कितने विकर्ण हो सकते हैं। उनकी मदद के लिए उन्होंने सूत्र भी दे दिए। देखो अगर किसी भी फिगर का आपको पता लगाना विकर्ण कितने होंगे, बच्चों पता है आपको विकर्ण किसे कहते हैं। जैसे मान लो मैंने ये फिगर बनाई, तो जब कोनों को मिलाते हैं उसे विकर्ण कहते हैं। तो इसमें कितने, 2 है। तो आप ऐसे तो गिन रहे हैं, बिना गिने कैसे पता लगाओगे, फॉर्मूले से। ठीक है, तो इसने ठीक है, तो कई बच्चे कहते हैं कि बना दें तो भी पता लग जाएगा। ठीक है, ऐसे भी आपकी मर्जी, लेकिन अगर बहुत बड़े बड़े फिगर आ गए फिर कैसे करेंगे, है ना। ये देखो ये क्वेश्चन पूछे हैं, अब ऐसे इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। इन्होंने बोला कि मैथमेटिक्स की क्लास हुई, टीचर ने बहुत सारे पॉलीगन बना दिए, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, ऐसे बहुत सारे बना दिए। तो बच्चों से पूछा कि बच्चों बताओ डायगोनल कितनी होगी, तो बच्चों ने तो गिन के बता दिया, इसमें गिन के बता दिया। टीचर ने बताया बिना गिने भी आप बता सकते हो कि इसमें कितनी डायगोनल है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन पूछेगा केस स्टडी में, तो आपको इसके आंसर देने हैं, बहुत ईजी रहेगा, मैंने पहले आपको बताया था। इसे बोला एक पंचभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, तो क्वेश्चन नंबर ये हमारा 15 है, 15 का पहला पार्ट है। ठीक है, आप मुझे बताइए कि पंचभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, पेंटागन में कितनी साइड होती हैं, बताओ इनमें से पेंटागन कौन सा है, पेंटागन जिसमें 5 साइड होती हैं। तो ये हो गया। ठीक है, तो सीधा आपको आंसर लिख देना 5। सेकंड पार्ट देखो, आसान था मुश्किल था, आसान था ना।
ये कह रहा है हेक्सागन में बताओ कितने साइड होते हैं हेक्सागन में। हेक्सागन जिसमें 6 साइड होती हैं, 1 2 3 4 5 6। बनाने की जरूरत नहीं है, बना हुआ है, सिर्फ आपको आंसर लिखना है, इसका 6 आ गया। ठीक है, थर्ड पे आ जाओ। ये कह रहा है कि आपको फॉर्मूला यूज करना है, उसके बाद आपको बताना है कि पेंटागन में कितने डायगोनल है। आपको सर मैं तो पेंटागन में ऐसे बता दूंगा कितने डायगोनल है, पर इसने बोला फॉर्मूला यूज करके। देखो अगर आपने फिगर बना भी ली ना तो टीचर कुछ कहेंगे नहीं आपको, ठीक है। तो आपको इसमें कितने देना डायगोनल, लेकिन फॉर्मूले का यूज करके। पहले हम बिना फॉर्मूले के बताते हैं। 1 2 3 4, ठीक है। अब चेक करते हैं फॉर्मूले से कितने आए। फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, ये रहा 1/2 n का स्क्वायर माइनस 3n। लिख दिया, ठीक है बच्चों। हिंदी में भी समझ गए ना आप सब। पंचभुज में पूछ रहे कितने विकर्ण होते हैं, ठीक है। ओके, अब सुनो मेरी बात। तो देखो 1/2 लिखा, n कितना है बताओ, n कितना है। n मतलब कितनी साइड है, कितनी साइड है इसमें 5, तो 5 रख देंगे n की जगह, जहां n है वो 5 रख देंगे। फिर 1/2 आ गया, 5 की पावर 2 का मतलब 25 हो गया, 3 5 15 हो गया। 1/2 25 से 15 का 10 बचे, ठीक है। और 2 पंजे 10, आंसर क्या 5। देखो 5 ही आ रहा ना। ये मत सोचो कि साइड 5 है तो डायगोनल भी 5 होंगी, वो ज्यादा भी हो सकती है। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा, और अगर कोई क्वेश्चन पूछा होगा तो इसने ये कह रहा है अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं करना ना, ये वाला तो आप नीचे लगा करके दिखाओ। कह रहा है हेक्सागन में बताओ कितने यहाँ पे डायगोनल होंगी। देखिए इसने बोला है यहाँ पर हेक्सागन में कितने यहाँ पर डायगोनल्स होंगी, ठीक है। तो और वाला क्वेश्चन है, आप दोनों में से कोई एक करेंगे, ठीक है। आप फिगर बना भी सकते हो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है हेक्सागन हमने बना लिया। आप इसमें बताओ कितने डायगोनल होंगे। पता है कभी कभी फिगर में हम बनाते हैं ना तो ज्यादा कम भी पड़ जाती है, लेकिन फॉर्मूले में से कभी गलत नहीं होगी अगर आपने फॉर्मूला सही लगाया है तो, ठीक है। तो यहाँ पर षटभुज बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो कितनी होंगी डायगोनल इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो गए 9। देखो आप सोच रहे होंगे कि सर 6 है, 6 ही होंगी, नहीं ना, 9 निकल गई ना। इसलिए तो कह रहा हूँ फॉर्मूला आपको अच्छे से आना चाहिए। तो फॉर्मूला ये होता है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, 1/2 n का स्क्वायर माइनस 3n, ठीक है। तो पुट कर दो 1/2, n कितना है 6 की पावर 2, 3 मल्टीप्लाई 6, 1/2 6 की पावर 2 यानी कि 36, 6 3 जा 18, 36 में 18 का 18, तो दोनों में कितना आ गया 18 आ गया, 9 आ गया, ठीक है। अब हमारा है नेक्स्ट केस स्टडी। देखो केस स्टडी बिल्कुल मत छोड़ना, ये आपको अच्छे नंबर दिलवाएगी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा केस स्टडी का, ये देखो ये जितना बड़ा होता है ना उतना सिंपल होता है। देखो 16 क्वेश्चन है, ये आप हिंदी में देख रहे हैं, ठीक है। पीछे बस ये लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, आप देख सकते हैं। ये देखिए इंग्लिश में देखो क्या बोला है इसने। ये कह रहा है शिमला है, उसका टेम्परेचर देखा सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक, पता कितना था टेम्परेचर, 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। फिर 9 से 12 में 5 डिग्री सेल्सियस गिर गया, देख लो गिर गया, फॉल हो गया। फिर 12 से 3 बजे 4 डिग्री जो है वो बढ़ गया, 3 से 6 डिग्री गिर गया। फिर 6 से 9 2 डिग्री बढ़ गया। तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है ना। अब हमने पढ़ लिया हिंदी में, तो बहुत आसान तरीके से लिखा हुआ। तो पहला क्वेश्चन इसने पूछा है कि आप बताइए कि सुबह 6 से 9 बजे तक के तापमान में परिवर्तन को धनात्मक बोलेंगे या ऋणात्मक बोलेंगे। तो कितना आसान पूछा है। इसने बोला है कि अगर 6 से 9 का अगर टेम्परेचर हम देख रहे हैं तो उसे पॉजिटिव बोलेंगे नेगेटिव। आप बताओ, देखो बढ़ता है तो टेम्परेचर पॉजिटिव होता है, और अगर गिरता है तो टेम्परेचर क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो आप बताइए कौन सा होगा इसमें। 6 से 9 बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर। देखो कितना आसान है, 16th का पहले का सिर्फ हमें एक एक दो लाइन लिखनी पड़ती है, मुश्किल से कोई क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। धनात्मक इंग्लिश में पॉजिटिव हो गया, ठीक है। पूर्णांक लिख दो आगे, पूर्णांक और पॉजिटिव इंटीजर। देखो ये भी हमें क्वेश्चन में से देख के लिखना पड़ रहा है। ये देखो धनात्मक पूर्णांक, ये देखो पॉजिटिव इंटीजर। बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला बोला इसने, आप बताइए कि टेम्परेचर जो 3 से 6 पर चेंज हो रहा है वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, बताइए। सेकंड का बताइए। ये 3 से 6 वाला, 3 से 6 4 लिखा है, क्या लिखा है 4, मतलब टेम्परेचर कम हो रहा है, तो नेगेटिव है पॉजिटिव है, नेगेटिव है ना, ठीक है। तो क्या आ गया ऋणात्मक।
इसे ऋणात्मक बोलते हैं, ठीक है, ऋणात्मक मत बोलना, ठीक है बच्चों। तो ऋणात्मक पूर्णांक और इंग्लिश में नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। एक ही मीडियम वाले जो बच्चे हैं उसी में लिख के आएंगे एग्जाम, दोनों मीडियम में नहीं लिखना आपको। थर्ड पर आ जाइए। देखो थर्ड जो है ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। ये देखो थर्ड, दोनों में से एक करना। ये कह रहा है यदि सुबह 6 बजे का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस था, 6 बजे, तो सुबह 9 बजे का तापमान ज्ञात कीजिए। ये भी आसान ही है। देख लो बच्चों कितना इसी पूछा, इसने पूछा है कि अगर टेम्परेचर 6 बजे इतना था तो टेम्परेचर 9 बजे कितने का होगा। सुबह का पूछा AM, ये नहीं करना तो ये बता दो, पहले ऊपर वाला कर लेते हैं। तो द टेम्परेचर एट 6 AM इज, देखो थोड़ा सा हम थ्योरी लिख रहे हैं, नहीं तो आप सीधा आंसर भी लिख सकते हैं। द टेम्परेचर एट 6 AM इक्वल टू, बताओ कितना टेम्परेचर था, 2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब इसने पूछा है कि 9 बजे कितने का टेम्परेचर होगा। देखो 6 से 9 होते होते टेम्परेचर 3 डिग्री बढ़ गया, तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे, जोड़ेंगे ना, क्योंकि बढ़ गया। तो बस आप ये लिख दोगे द टेम्परेचर एट 9 AM। पहले मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, तो 2 में कितना जोड़ देंगे, देखो ये बड़ा है तो इसलिए जोड़ेंगे, तो कितना आ गया, 5 डिग्री सेल्सियस आ गया, ठीक है। डिग्री सेल्सियस लिख के, ठीक है, समझ में आ गई आपको, मुश्किल था, ठीक है। फिर और वाला क्वेश्चन देखो, पहले पूरे इंग्लिश में देख रहा हूँ। बी, दोनों में से एक करना होगा आपको, ठीक है। इसने बोला है कि अगर टेम्परेचर 3 बजे 5 डिग्री सेल्सियस था, तो ये सेम लिखो, द टेम्परेचर एट 3 PM, तो 3 PM पर कितना था, 5 डिग्री सेल्सियस। देखो इसने कुछ नहीं बोला माइनस प्लस, तो इसे हम प्लस का ही मानेंगे, ठीक है। अब बोल रहा है कि 6 PM पे कितना होगा, ठीक है। 3 PM पे कितना था, इतना, तो सेम लिख देंगे द टेम्परेचर एट कितना है यहाँ पे, 6 PM। बताइए कितना होगा 6 PM पर। देखिए यहाँ पर, यहाँ देखो 3 पे कितना गिरा हुआ था, 6 गिरा हुआ था, ठीक है। और फिर जैसे यहाँ 6 आ गया, तो 6 आते थे 6 गिर गया, हाँ या ना। देखिए अब मैं आपको यहाँ पर थर्ड जो है ना, थर्ड इसका बी वाला करवा रहा हूँ। वीडियो में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई तो रुक गई थी, तो मैं लिखता चला गया, ठीक है। ये देखो ये मैंने लिख दिया, एक बार फटाफट देख लो, थर्ड का बी पहले इंग्लिश में देख लो, ठीक है। तो यहाँ पर बता रखा है कि 3 बजे दोपहर को 5 डिग्री सेल्सियस था, लिख दिया। फिर इसने बोला है कि अगर टेम्परेचर जो है ना कितना होगा अगर शाम के 6 बज जाएंगे, तो पहले मैंने स्टेटमेंट लिख दी। देखो इधर ये रहा PM लिखा है, तो इसने बोला कि 3 से 6 होते होते 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिर गया, तो हमने क्या करा, इसमें से घटा दिया, आंसर आ गया, ठीक है। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे देखो, मैंने ये दो तो करवा दिए थे, ठीक है। ये देखो थर्ड में पहला ए, इसने बोला सुबह 6 बजे 2 डिग्री था, तो सुबह 6 बजे में 2 डिग्री लिख दिया। फिर इसने बोला है कि 9 बजे बताओ कितना होगा, तो 9 बजे क्या होगा, ये देखो यहाँ पर 6 से 9 होते होते 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, ठीक है। तो हमने क्या करा, 3 जोड़ दिया, जब बढ़ेगा तो जोड़ेंगे, घटेगा तो घटा देंगे, ठीक है। अब इसने बोला है अगर ये नहीं करना तो ये दोपहर को 3 बजे 5 डिग्री सेल्सियस है, 5 डिग्री सेल्सियस है। फिर कह रहे हैं शाम को 6 बजे का तापमान कितना होगा, शाम को 6 बजे कितना होगा। देखो 3 से 6 होते थे 6 डिग्री सेल्सियस गिर गया, तो 5 में 6 घटाएंगे तो माइनस का 1 आ जाए। इस तरीके से पूरी वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और भी बहुत सारी वीडियोस लाई जाएंगी। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स, कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा।